हेलो एवरीवन, मैं सूरज साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, कल संडे था इसलिए कल कोई वीडियो नहीं आया था। आज फिर से 9 ऑफ जुलाई का करंट अफेयर्स आ रहा है, कल का नहीं आएगा और फिर कल आ जाएगा आज का। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। Which Indian origin CEO has been listed on the Forbes list of America's richest self-made women 2022? याद रखना कहाँ की बात कर रही है, अमेरिका की। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में किस भारतीय मूल के सीईओ को सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, तो ये अमेरिका की बात कर रहा है। तो अमेरिका में जिस भारतीय मूल की महिला के लिए सूचीबद्ध किया गया है वो है जयश्री उलाल। ठीक है, क्या आंसर है बच्चों? जयश्री उलाल। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई ये जो जयश्री उलाल है, ठीक है, ये कौन सी कंपनी के लिए है, मतलब कौन सी कंपनी के लिए इनके लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो लिख लो बच्चों, अरिस्टा नेटवर्क। कौन सी कंपनी के लिए? अरिस्टा नेटवर्क। कौन सी कंपनी के लिए रखा गया है? तो अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी कंपनी में, अरिस्टा नेटवर्क। और अरिस्टा नेटवर्क में भी क्या है, कौन से पद में है? तो सीईओ है, सीईओ है अरिस्टा नेटवर्क की। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिखो, सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? सीईओ ऑफ द ईयर 2022। तो ये अवार्ड किसको मिला बच्चों? लिख लो, किशोर कुमार यादव। ठीक है, सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? किशोर कुमार यादव। और अगर मैं यही बात करूं वुमेन्स के लिए, ठीक है, यही बात करूं मैं, इंटरप्रेन्योर ठीक है, ऑफ द ईयर 2022 वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला है फाल्गुनी नायर। ठीक है, चलो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखना कौन कौन सी, कि भाई जयश्री उलाल हैं जो भारतीय मूल की हैं, जिनको अमेरिका में क्या मिला उनको, अमेरिका में वो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं, सूची में शामिल हुई हैं। कौन सी कंपनी से हैं? तो अरिस्टा नेटवर्क से हैं, अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ हैं। ठीक है, सीईओ ऑफ द ईयर 2022 किशोर कुमार यादव। ठीक है, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 वुमेन कैटेगरी में किसको मिला है? फाल्गुनी नायर। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें याद कर ली होगी आप लोगों ने और अवार्ड्स वाले हिस्से में लिख लिए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत की पहली व्यावसायिक स्तर की ग्रीन अमोनिया, देखो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपको दिखेगा। ठीक है ना, क्या है? ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल। चलो एक चीज बताओ बच्चों, ग्रीन मेथनॉल किस काम में यूज होता है? तो ये पेट्रोल बनाने के काम में यूज होता है। ठीक है ना, ग्रीन मेथनॉल। चलो, भारत की पहली व्यावसायिक स्तर की ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए किस कंपनी ने गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस कंपनी ने हस्ताक्षर किया? तो पहले तो आंसर लिख लो इसका आप, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी आरईएल बोला जाता है इसको, एनटीपीसी आरईएल। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ क्या किया है? एक हस्ताक्षर किया है, जिसके हस्ताक्षर के साथ क्या होगा? इन लोग ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल, यहाँ ग्रीन मतलब ये नहीं है हरा भरा, ठीक है, ग्रीन मतलब नेचर फ्रेंडली बनाया जाएगा जिससे पर्यावरण का कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड कुछ, तो सबसे पहली बात आती है कहाँ, जगह का देख लो, तो जगह वडोदरा, वडोदरा और दहेज, इन जगह पे ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहीं पे आप नोट डाउन कर लो। HPCL के नए नए सीईओ बने हैं अभी। ठीक है, कहाँ के? HPCL के, इसके हेड बनाए गए हैं अभी अभी 2022 में चेंज हुए। तो ये कौन है? तो बच्चों HPCL के हेड हैं पुष्पा जोशी। पुष्पा
जोशी। ठीक है, नाम याद रहेगा। HPCL के हेड कौन बने हैं? पुष्पा जोशी। एक और याद रखो, अडानी। नोट डाउन करते चलो, ये अभी PDF बने नहीं है इसके भी, तो नोट डाउन करते चलो। अडानी पावर लिमिटेड, इसके CEO कौन बने हैं? ठीक है, तो अडानी पावर लिमिटेड के CEO बने हैं शेर सिंह ठीक है, शेर सिंह ख्यालिया। ठीक है ना, तो अडानी पावर के CEO कौन बने हैं? शेर सिंह ख्यालिया। ठीक है, याद रखोगे बच्चों। एक और क्वेश्चन लिखो यहीं पे, टाटा सन्स, टाटा एंड सन्स के टाटा एंड सन्स के CEO कौन बने हैं? अभी अभी चेंज हुए हैं टाटा एंड सन्स। ठीक है, तो इसके CEO याद रखोगे बच्चों, एन चंद्रशेखरन। याद रहेगा, टाटा एंड सन्स के कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। चलो एक और चीज बताओ, ONGC, इसके भी नोट डाउन कर लो। ONGC के भी हेड अभी चेंज हुए हैं, तो इनका कौन बना है? अलका मित्तल। ये शायद मैंने पहले भी क्लासेस में आपको बताया हुआ है, अलका मित्तल। ONGC की हेड कौन बनी है भाई? अलका मित्तल। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें याद हो रही होंगी। HPCL के हेड पुष्पा जोशी, HPCL के हेड कौन है? पुष्पा जोशी। अडानी पावर के शेर सिंह ख्यालिया। ठीक है, टाटा एंड सन्स के एन चंद्रशेखरन और ONGC के अलका मित्तल बनी है हेड। चलो, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें याद हो रही होंगी। ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन आपका अमोनिया, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी कंपनी, दो कंपनी मिलकर बना रही है, एक है आपकी गुजरात एल्कलीज, कहाँ गई? गुजरात एल्कलीज। एक है कौन सी? गुजरात एल्कलीज, ध्यान रखिएगा, गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। और दूसरी आपकी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। चलो, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? चलो बच्चों, इसका आंसर याद रख लो, किस कंपनी ने इसकी घोषणा की है, तो इसका नाम रहेगा गूगल। ठीक है, कौन सी कंपनी ने घोषणा की है? गूगल ने घोषणा की है, क्या बनाने की? स्टार्टअप स्कूल इंडिया बनाने की। ठीक है ना, चलो याद रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दो थोड़े थोड़े, है ना। सबसे पहले बताओ, क्या बताओगे कि स्टार्टअप कैपिटल कौन सी है भारत की? भारत की स्टार्टअप कैपिटल। ठीक है, चलो पहला पॉइंट रहेगा कि स्टार्टअप कैपिटल कौन सी है। तो सिंपल सा आंसर है, जो हमारे देश की कैपिटल है वही क्या है? वही हमारी स्टार्टअप कैपिटल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मुझे, ये एक साइकिल चलता है, मतलब पहले कोई कंपनी का स्टार्टअप होता है, फिर वो बहुत कंपनी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको एक दूसरा स्टेटस दे दिया जाता है, उसका नाम क्या रहता है? यूनिकॉर्न स्टेटस। क्या है? यूनिकॉर्न स्टेटस। तो अब बात आती है कि कितना बढ़ जाए तो उस कंपनी को, किसी स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न स्टेटस कब कहना शुरू कर देंगे? तो वो $1 बिलियन का जब टर्नओवर कर लेगी। ठीक है, कोई भी स्टार्टअप अगर $1 बिलियन का टर्नओवर करने लगे साल भर में, तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाता, वो क्या बन जाता है? यूनिकॉर्न स्टेटस कहला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टेटस कब कहा जाएगा, तो यूनिकॉर्न स्टेटस कहा जाएगा जब वो $1 बिलियन का काम कर लेगी। ठीक है, $1 बिलियन का काम कर लेगी, तब बोला जाएगा यूनिकॉर्न स्टेटस। चलो, क्लियर है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया कहाँ शुरू, कौन सी कंपनी द्वारा शुरू हो रहा है? तो याद रखोगे गूगल द्वारा शुरू हो रहा है। कौन सी कंपनी द्वारा बच्चों? गूगल द्वारा। चलो, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will be the new Sherpa for G20 in the year 2022? फिर से एक बार क्वेश्चन आया है G20 वाला, है ना। मैंने आप लोग को बोला था कि G20, G7, G8 के ऊपर वीडियो लाऊंगा। आज कोशिश करूंगा आज ये वीडियो आ जाए। कुछ टेक्निकल कारण के कारण ये वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक है, एक्चुअल में मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई थी, तो जिसके कारण से ये वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है, आज कोशिश करेंगे ये वीडियो अपलोड हो जाए। चलो, who will be the new Sherpa for G20 in the year 2020? तो पहले तो समझो ये न्यू शेरपा क्या होता है।
शेरपा बेटा कुछ अलग चीज नहीं है, शेरपा कोई ऐसी खास चीज नहीं, बस ये है कि समझ लो कोई हेड को ही शेरपा बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले G20 की कुछ बात करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर दो। पहले इसका आंसर देख ले, तो अमिताभ कांत, इसका आंसर क्या होगा, अमिताभ कांत। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अमिताभ कांत पहले क्या थे, मतलब G20 के समिट के न्यू शेरपा बनने के पहले क्या थे, तो ये नीति आयोग के चेयरमैन थे, याद रहेगा, नीति आयोग के क्या थे, सीईओ थे हमारे, कौन, अमिताभ कांत। सीईओ कहाँ के थे, नीति आयोग के सीईओ थे, ठीक है, चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये सीईओ थे कहाँ के, नीति आयोग के। अभी क्या बन गए, तो शेरपा बन गए कहाँ के, G20 के। तो चलो कुछ चीजें लिखते चलो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखो, G20 समिट कब होने वाला है, तो 2023 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कहाँ होने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पे, इंडिया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, ठीक है। इसके हेड कौन बनेंगे, ठीक है, हेड कौन रहेगा इसका, मतलब जो G20 देश, बहुत सारे 20 देशों का समूह है, तो इसका हेड रहेगा इंडिया। जो देश इसको रखता है, मतलब जिस देश में हो रहा होता है, वो इसका हेड बन जाता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो G20 का हेड कौन रहेगा, इंडिया रहेगा। कब से कब तक, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक हेड कौन रहेगा, इंडिया रहेगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो G20 समिट 2023 कहाँ होने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर में होने वाली है। कब होगी, तो भाई दिसंबर में होगी, 2022 में होगी, ठीक है। हेड डिसाइड हो जाएंगे इसमें। चलो तो शेरपा कौन डिसाइड होगा, तो अभी आप लोगों ने देख लिया शेरपा कौन डिसाइड होगा, अमिताभ कांत। तो ये अमिताभ कांत पहले क्या कर रहे थे, अमिताभ कांत, तो ये क्या थे, ये एक्स सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है, ये क्या थे, एक्स सीईओ ऑफ नीति आयोग। चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग को याद रहेंगी। आइए, विनोद कुमार पॉल का नाम लिखा है, किसका नाम, विनोद कुमार पॉल, ठीक है। तो ये विनोद कुमार पॉल कौन है बच्चों, तो ये मेंबर हैं कहाँ के, नीति आयोग के, मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ये कौन है, मेंबर है कहाँ के, नीति आयोग के। याद रखना विनोद कुमार पॉल कौन है, ही इज द मेंबर ऑफ नीति आयोग। अच्छा, आप लोग को पता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जिस भी बच्चे को पता है कमेंट में लिख के बताओ नीति क्या होता है, ठीक है। और किसको हटा करके नीति आयोग लाया गया है, मतलब पहले नीति आयोग के पहले क्या चल रहा था, जिसको हटा के नीति आयोग लाया गया है, ठीक है। ये सुमन बेरी का एक और नाम बच गया, तो ये सुमन बेरी का भी नाम देख लो, ठीक है। सुमन बेरी कौन है, तो भाई वाइस चेयरमैन, ठीक है। ये कौन है सुमन बेरी, तो ये वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। सुमन बेरी कौन है बच्चों, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एक दो पॉइंट और यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। ये G20 जो भारत में होगी समिट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेटर कौन रहेंगे, कोऑर्डिनेटर कौन रहेंगे, तो लिख लो हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेटर कौन रहेंगे बच्चों, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। और पहली G20 समिट कब हुई थी, तो ये भी आप लोग मेंशन कर लो, फर्स्ट G20 समिट, फर्स्ट G20 समिट कब हुई थी, तो ये हुई थी बच्चों 2008 में, ठीक है। और कहाँ हुई थी, यूएसए, वॉशिंगटन यूएसए, वॉशिंगटन यूएसए, अमेरिका, ठीक है। चलो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना है आप लोगों को, कोई बात नहीं, रटना है क्या, कि भाई न्यू शेरपा जो G20 के लिए कौन है, तो अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत इससे पहले क्या कर रहे थे, तो अमिताभ कांत क्या कर रहे थे,
अमिताभ कांत कुछ नहीं कर रहे थे, वो सीईओ थे, कहाँ के, नीति आयोग के। ठीक है, चलो और 2023 में ये मीटिंग, मतलब 2023 के लिए ये जम्मू कश्मीर में मीटिंग होने वाली है भारत में। कब होगी? दिसंबर में होगी। इसका हेड कौन बनेगा? भारत देश इसका अगुवाई करेगा, मतलब हेड बनेगा। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, पूरे 1 साल के लिए। जो देश अगुवाई करता है वही देश इसका हेड बन जाता है। विनोद कुमार पॉल कौन है? यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको, विनोद कुमार पॉल, तो ये मेंबर ऑफ नीति आयोग अभी है। सुमन बेरी कौन है? ये अभी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन रहता है? तो भाई वो प्रधानमंत्री रहता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और सुमन बेरी का मैंने बता दिया। याद रखोगे एक और नाम, G20 का कोऑर्डिनेटर कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के कोऑर्डिनेटर है। पहली G20 समिट कब हुई थी? 2008 में हुई थी। कहां हुई थी? वॉशिंगटन, यूएसए में हुई थी। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग लिख लोगे नेशनल करंट, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के कॉलम में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड एन MOU? ये MOU क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो ये लिख लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिंपल भाषा में बताऊं तो कुछ नहीं है, दो देशों के बीच समझौता, समझौता बिटवीन टू कंट्रीज। क्या है ये MOU? दो देशों के बीच समझौता। ठीक है, और कुछ खास चीज नहीं है, तो परेशान नहीं होना कि ये MOU क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, एक सेकेंड, which of the following countries has signed an MOU with India on हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट? याद रखना, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कौन से देश ने भारत के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों अर्मेनिया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अर्मेनिया, है ना। यहां से मैं अलग से लिख देता हूं इसको, इंडिया वर्सेस अर्मेनिया। समझौता किस बात पे हुआ है? कम्युनिटी डेवलपमेंट। किस बात पे हुआ है? कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है ना, पहला पॉइंट याद रहेगा, पहला पॉइंट याद रखना, इंडिया वर्सेस अर्मेनिया किस बात पे हुआ है? कम्युनिटी डेवलपमेंट। लिखो इंडिया वर्सेस इजराइल, इंडिया और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, तो लिखो ये समझौता किसके बीच, किसके लिए हुआ है? विलेज ऑफ एक्सीलेंस, विलेज ऑफ एक्सीलेंस। मतलब गांव को अच्छा करने के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, तीसरा लिखो इंडिया वर्सेस UAE। वर्सेस लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है इनके बीच कोई लड़ाई हो रहा है, इन दोनों के बीच एक समझौता हो रहा है, मतलब प्लस का साइन बना सकते हो आप, इंडिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, UAE। लिखो क्लाइमेट एक्शन, किसके बीच समझौता हो रहा है? क्लाइमेट एक्शन। इंडिया और UAE के बीच जो समझौता हो रहा है वो कौन सी चीजों को लेके हो रहा है? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, लिखो इंडिया एंड सेनेगल। एक और देश का नाम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आने वाले समय में एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी ये। इंडिया एंड सेनेगल। लिखो इंडिया और सेनेगल के बीच में यूथ स्किल डेवलपमेंट, किस चीज को लेकर समझौता हुआ है? यूथ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है ना, इंडिया एंड सेनेगल के बीच में समझौता हुआ है, किस चीज को लेकर हुआ है? यूथ स्किल डेवलपमेंट। इंडिया अर्मेनिया कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंडिया इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इंडिया UAE क्लाइमेट एक्शन। ठीक है ना, क्लाइमेट एक्शन। इंडिया सेनेगल यूथ स्किल डेवलपमेंट। लिखो इंडिया एंड ब्रिटेन। एक और पॉइंट लिखो, इंडिया एंड ब्रिटेन। लिखो ये किस चीज के लिए हुआ है? ट्रेनिंग यूथ डिप्लोमेट। ये मैंने आप लोग को पिछले क्लासेस में बताया हूं, ट्रेनिंग यूथ डिप्लोमेट। ठीक है ना, हमारे जो 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के, और 75 से लेकर 100 वर्ष तक जो हम सप्ताह वर्ष मनाया जा रहा है, आजादी का सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें ब्रिटेन ने बोला है
कि हम डिप्लोमेट्स को क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, चलो एक दो चीज और लिख लो, लिखो यूएई एंड इजराइल, थोड़ा इंटरनेशनल वाली चीजें हो गई, हाल ही में हुआ है, करंट अफेयर्स की चीज है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएई प्लस इजराइल, ठीक है, तो ये लिख लो फ्री ट्रेड, इनके बीच में फ्री ट्रेड हुआ करेगा, लिख लो क्या होगा, फ्री ट्रेड। इन लोगों के बीच में क्या होगा भाई, इन लोगों के बीच में जो भी ट्रेड होगा उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्जेस नहीं लगेंगे, इनका फ्री ट्रेड हुआ करेगा। ठीक है, एक और लिख लो यूएई एंड अफगानिस्तान, यूएई प्लस अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट में हुआ है, किसमें हुआ है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट। ठीक है, यूएई एंड अफगानिस्तान में लिख लो एयरपोर्ट डेवलपमेंट। चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आप लोग याद कर रहे होंगे। इंडिया प्लस ब्रिटेन कौन सा समझौता हुआ है बच्चों, ट्रेनिंग यूथ डेवलपमेंट का, डिप्लोमेट का हुआ है। इंडिया आर्मेनिया का कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हुआ है। इंडिया इजराइल का विलेज का डेवलपमेंट के लिए हुआ है। इंडिया यूएई का क्लाइमेट के डेवलपमेंट के लिए हुआ है, क्लाइमेट एक्शन जिसे बोलते हैं। इंडिया सेनेगल यूथ स्किल डेवलपमेंट, और हाल ही में अभी अभी न्यूज में है कौन सा, यूएई इजराइल का फ्री ट्रेड, एक दूसरे के साथ ट्रेड के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी। और दूसरा अफगानिस्तान का एयरपोर्ट डेवलपमेंट। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी। चलो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी के हमारे दोबारा किसको रीअपॉइंट किया गया है ना, तो आंसर है बच्चों वीपी नंद कुमार। आंसर क्या है, वीपी नंद कुमार। चलो तो आप लोग को ये याद रखना होगा, मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी के जो हेड और सीईओ हैं वो कौन है, हेड और सीईओ वो कौन है, वीपी नंद कुमार। चलो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे और लिखो, मुझे बताओ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसके हेड एंड सीईओ कौन है। ठीक है, मतलब हेड सीईओ कौन है किसके, पंजाब नेशनल बैंक के। तो आंसर लिखो बच्चों, बैंकिंग वालों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो करंट अफेयर्स में मिक्स रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अतुल कुमार गोयल लिख लो, पीएनबी के कौन है, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप नोट बना लो, बैंकिंग के लिए भी अलग से बनाते जाना, सीईओ वाला अलग डिपार्टमेंट रखना। तो पहले होगा पीएनबी के कौन है, अतुल कुमार गोयल। दूसरा लिखो इंडिगो एयरलाइंस के अभी अभी चेंज हुए हैं, इंडिगो एयरलाइंस। तो बच्चों लिखो इंडिगो एयरलाइंस के कौन बने, राहुल भाटिया। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस के अभी अभी कौन है, राहुल भाटिया। ठीक है, लिखो टीसीएस, टीसीएस कंपनी के बारे में सब लोग जानते होंगे। ठीक है, इसके सीईओ कौन बने हैं, तो लिखो राजेश गोपीनाथ, राजेश गोपीनाथ। टीसीएस के कौन बने हैं, राजेश गोपीनाथ। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट एक और लिखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हो गए हैं दिल्ली के, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। बचाओ लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने दिल्ली के, विनय कुमार सक्सेना। कौन बने हैं, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए, विनय कुमार सक्सेना, याद रहेगा। चलो एक और पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, तो बता देता हूं। ठीक है, एक और पुराना क्वेश्चन है जो मैं पिछले क्लासेस में भी बता चुका हूं। बताओ एचडीएफसी बैंक के अभी आपके सीईओ कौन बने हैं, नेक्स्ट हेड कौन बने हैं, शशिधर जगदीशन। पूरा नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, चलो एक और चीज याद रखना, एचडीएफसी बैंक के हेड कौन बने, शशिधर जगदीशन। आपके पीएनबी कहां गए, अतुल कुमार गोयल, ये है पीएनबी के कौन बने, अतुल कुमार गोयल। पीएनबी के कौन बने हैं, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, आपके एचडीएफसी के कौन बने हैं, शशिधर जगदीशन। आपके इंडिगो एयरलाइंस के राहुल भाटिया, टीसीएस के राजेश गोपीनाथ। ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन बने हैं, विनय कुमार सक्सेना। चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग याद कर रहे होगे और एक जगह लिख रहे होगे। ठीक है ना, चलो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन एमओयू, एक और एमओयू वाला क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा एमओयू की बात हो रही है, तो ड्रोन उड़ान, कौन सा एमओयू की ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए किस विद्यालय ने ड्रोन आचार एरियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर पर सिग्नेचर किया, मतलब कौन से विद्यालय, विश्वविद्यालय ने इस पर साइन किया है, तो सिंपल सा आंसर रहेगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। चलो ठीक है ना, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने ड्रोन उड़ाने के लिए अभी एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, इसमें और कोई डिटेल नहीं है, बस याद रखना राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आज का मतलब 9 तारीख का करंट अफेयर्स था, तो अपन ने इसमें इंक्लूड कर दिए गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has inaugurated first इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गारंटी है कि आने वाले समय में किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। चलो तो भाई सबसे पहले इसका आंसर कौन हो, क्या होगा, पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। चलो पुरुषोत्तम रूपाला इनका आंसर होगा। किसने ये समिट का उद्घाटन किया है, तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। कुछ फैक्ट्स यहाँ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते चलो, जैसे इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 होने कहाँ वाली है, पुरुषोत्तम रूपाला ने कर तो दिया है, होगी कहाँ, न्यू दिल्ली। कहाँ हो रही है ये बच्चों, न्यू दिल्ली में होगी। कौन सी, इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में होगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, एनिमल्स के लिए कोरोना वैक्सीन लाई गई है, एनिमल्स के लिए कोरोना वैक्सीन, इसका नाम क्या है, एनिमल्स के लिए जो कोरोना वैक्सीन आई है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बच्चों एनो कोवैक्स। याद रख लो, आने वाले समय में जैसे इंसानों को जो वैक्सीन लग रही है उसका नाम क्या है ना, तो कोविन लग रही है आपकी अलग अलग, जैसे आप लोग को याद होगा वैसे याद रखो कि एनिमल्स के लिए जो वैक्सीन आई है ना, कोरोना के लिए, उसका नाम क्या है, एनो कोवैक्स, ठीक है। अब एक और स्कीम किसी इसका सरकार ने शुरू की है, एम्बुलेंस फॉर एनिमल, एम्बुलेंस फॉर एनिमल, तो ये स्कीम किसने शुरू करी है, एम्बुलेंस फॉर एनिमल, तो ये शुरू करी है चेन्नई ने। कहां शुरू हुई है ये, चेन्नई में शुरू हुई है, ठीक है। एक और लिख लो भाई, ये पुरुषोत्तम रूपाला है कौन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये पुरुषोत्तम रूपाला कौन है, इस बात का ध्यान रखोगे आप लोग। तो ये मिनिस्टर, मंत्रालय मिला हुआ है इनको, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, या डेयरी लिख लो, ठीक है। तो पुरुषोत्तम रूपाला कौन है बच्चों, याद रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन ये आ जाए कि किसको कौन है वो जो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का मंत्रालय संभाल रहा है, तो याद रखना पुरुषोत्तम रूपाला। क्या किया इन्होंने, इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, पहली बार हो रही है, आज के पहले कभी नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम है, इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का उद्घाटन किया, और हो कहाँ रही है, तो याद रखोगे न्यू दिल्ली में हो रही है। एनिमल्स के लिए कोरोना वैक्सीन जो आई है उसका नाम क्या है, एनोकोवैक्स नाम है। एम्बुलेंस जो चल रही है एनिमल्स के लिए स्पेशल कहाँ चल रही है, चेन्नई में चल रही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, इनमें से कौन सी जगह पे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 हो रहा है, तो ये हो रहा है जर्मनी में हो रहा है, जर्मनी के बॉन शहर में। बॉन कहाँ है, जर्मनी में है, कहाँ है बच्चों, जर्मनी में, ठीक है ना। अच्छा इसी क्वेश्चन से एक ही पॉइंट याद आता है, उसका बता दो, बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई, ठीक है। बायोडायवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखोगे बच्चों कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। और ये कॉन्क्लेव की जो मीटिंग होने वाली है ये कहाँ होने वाली है, बॉन शहर में होने वाली है। बॉन कहाँ है, जर्मनी में, जर्मनी कहाँ है, यूरोप में।
ठीक है, जर्मनी कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, Who has authored a new book title? यहाँ बुक्स की फिर से एक बार लाइन बनाऊंगा, नोट्स बना के बुक्स वाला पेज खोल लो और उसमें सारे नोट्स लिख लेना। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा? Who has authored a new book titled Getting the Bread? ठीक है, द जेन जेड वे टू सक्सेस, किसने लिखी है ये बुक? तो याद रखना साक्षी मलिक गई थी इस बुक के इनॉग्रेशन के लिए। ये बुक लिखी गई है प्रार्थना बत्रा द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो ये बुक लिखी गई है प्रार्थना बत्रा द्वारा लिखी गई है ये बुक। राइट आंसर इज प्रार्थना बत्रा। और साक्षी मलिक से कंफ्यूज मत होना, वो इनॉग्रेशन होता है, सॉरी इनॉग्रेशन बोल रहा हूँ, लॉन्चिंग होती है ना, किताब लॉन्च कर रहे हैं, तो किताब की लॉन्चिंग में गई थी साक्षी मलिक, लेकिन एक बुक का राइटर पूछा ना, ऑथर पूछा है, ऑथर कौन होंगी? प्रार्थना बत्रा। याद रख लो, ये किस लिए गई थी साक्षी मलिक? लॉन्चिंग के लिए गई थी। तो ये भी लिख लेना, मेंशन कर लेना कि लॉन्चिंग बाय साक्षी मलिक, इन्होंने लॉन्च करा था, लॉन्च के लिए गई थी, और लिखा किसने? प्रार्थना बत्रा ने। ठीक है, चलो यहां से आप लोग 3-4 बुक लिखोगे। पहले तो एक बुक लिखो जो अपन ने पिछले क्लास में करे थे, नाम है माइंड गेम। ठीक है, माइंड गेम का आंसर आप लोग बताओ फटाफट कमेंट में कि भाई माइंड गेम क्या, किसने लिखी गई है। ठीक है, दूसरा गेटिंग द ब्रेड का आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना बत्रा। तीसरी बुक है, बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, ये इनकी जीवनी लिखी गई है। बुक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब इनकी बायोग्राफी लिखी गई है ना, तो ये किसने लिखी है? सोगारिका घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? सोगारिका घोष। ठीक है, चलो तीसरी बुक का नाम लिखो बच्चों, द लिटिल बुक। ठीक है, द लिटिल बुक, तो ये द लिटिल बुक ऑफ, पूरा नाम है द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसने लिखी है? द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। तो याद रखोगे रस्किन बॉन्ड की किताब है, बहुत फेमस राइटर है, कई बार इनका नाम दूसरी किताब के लिए आ चुका है एग्जाम में, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलो चौथी किताब लिखो 400 डेज। जितनी अभी हाल की इंपॉर्टेंट किताबें अपन देख लेंगे करंट अफेयर्स की। 400 डेज किसकी लिखी गई है? जिसकी बहुत सारी मूवीज भी बनी है, जिसका नाम है चेतन भगत, जिसने 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, ऐसी ऐसी किताब लिखी है जिनपे मूवी भी बनी हुई है। 5 पॉइंट समवन पे 3 इडियट मूवी बनी हुई है। ठीक है, चलो तो 400 डेज किसने लिखी है? चेतन भगत। एक और लिखो बालाकोट एयर स्ट्राइक, एक और बुक का नाम लिखो बालाकोट एयर स्ट्राइक। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? कौन सी? बालाकोट एयर स्ट्राइक। ठीक है, तो इसका नाम लिखो मनन भट्ट। नाम क्या है? मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक किसने लिखी है? मनन भट्ट। एक और लिखो बुक का नाम द पॉपुलेशन मिथ। द पॉपुलेशन मिथ, हिंदी में नाम मत पूछना बच्चों, ये किताबों का नाम है, इंग्लिश में ही रहेगा, द पॉपुलेशन मिथ। ठीक है, तो द पॉपुलेशन मिथ लिखी है याकूब साहबुद्दीन याकूब कुरैशी। ये हमारे एक्स वो है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है ना, एक्स इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, ध्यान रखना क्या नाम है? साहबुद्दीन याकूब कुरैशी। एक और नाम लिख लो वेयर अबाउट। एक और बुक का नाम लिखो वेयर अबाउट नाम की किताब किसने लिखी है? तो ये लिख लो इसका नाम झुम्पा लहरी। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे होगे, और ये सारी किताब हर एग्जाम में, हर जो भी एग्जाम दोगे एक ना एक किताब का क्वेश्चन आएगा यहां से। चलो तो अभी तक मुझे लगता है आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा। किसने लिखी है भाई? माइंड गेम लिखी है विश्वनाथन आनंद ने। पिछली क्लास में मैंने बताया हूं शायद, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, माइंड गेम विश्वनाथन आनंद ने लिखी है। एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलो किसने लिखी है माइंड गेम? तो माइंड गेम लिखी गई है विश्वनाथन
आनंद द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये बुक लिखी किसने है? सोगारिका घोष ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, ये नाम भूलना ही नहीं। 400 डेज, चेतन भगत। बालाकोट एयर स्ट्राइक, मनन भट्ट। द पॉपुलेशन में साहबुद्दीन याकूब कुरैशी और वेयर अबाउट झुम्पा लहरी। ये सारे नाम आप लोगों को भूलने नहीं है, याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन, ठीक है, गेटिंग द ब्रेड, वो लिखी गई है प्रार्थना बत्रा द्वारा, ठीक है, प्रार्थना बत्रा ने गेटिंग द ब्रेड लिखी है। चलो, हु हैज बीन नेम्ड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन इंडस्ट्रीज न्यू प्रेसिडेंट फॉर 2022-23। इंडियन इंडस्ट्रीज के न्यू प्रेसिडेंट्स कौन बने हैं? तो आर दिनेश। कहाँ है? आर दिनेश, ये सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आर दिनेश, ठीक है। इंडियन कॉन्फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन के हर साल ये जो चेंज होते हैं, तो 2022-23 के लिए कौन बने हैं? आर दिनेश। इसमें उतनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आगे की ओर आगे को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेप्ड डाउन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद त्याग दिया? देखो कितनी अच्छी चीज है। पता है यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ इसकी। यहाँ पे एक घोटाला हुआ इस देश में, ठीक है। राइट आंसर भी बता दे रहा हूँ, ब्रिटेन है। इसका आंसर क्या है? देखो कितना बेहतरीन सिस्टम चलता है। एक घोटाले का खुलासा हुआ, यहाँ एक घोटाला पकड़ा गया, ठीक है। ये घोटाला जब पकड़ा गया ना, तो गिल्ट के कारण यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दी, ठीक है। बोरिस जॉनसन, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी बता दे रहा हूं मैं, नाम क्या था? बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। भाई पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दी। हमारे यहाँ अगर इतने घोटाले घुलते रहते हैं, लेकिन एक भी सरकार छोड़ो, मंत्री, कोई मंत्री तक के इस्तीफा छोड़ो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोला, राफेल वाला जो घोटाला हुआ, इतने सारे घोटाले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज नहीं होती। यहाँ एक घोटाले का खुलासा हुआ तो पूरी की पूरी सरकार ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, जिसके कारण पूरी मंत्रिमंडल भंग हो गई। समझ में आ रहा है? तो देश कौन सा है? ब्रिटेन, जिसने हम पे शासन किया था। याद रखना, समझते चलना बच्चों, नोट्स बनाते चलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली कैनेडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड a large ozone hole over which region, किस क्षेत्र के ऊपर एक बड़ा ओजोन छिद्र दिखा है? बच्चों अगर आप लोग को पता ना हो तो मैं बता दूं, ओजोन क्या होता है। ओजोन O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को मिला के क्या बनता है? ओजोन लेयर बनता है, ठीक है। ओजोन लेयर बनती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है? तो बच्चों ओजोन लेयर सूर्य से निकलने वाली, सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, यूवी रेज से हमें बचाती है, ठीक है। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगेगी तो क्या होगा? ओजोन लेयर अगर क्षीण होने लगेगी तो बहुत नुकसान होगा बच्चों। नुकसान होगा तो क्या होगा? मतलब नुकसान कैसे होगा कि भाई हमारे सबसे ज्यादा मतलब स्किन कैंसर्स और स्किन डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ज्यादा डेथ होना शुरू हो जाएगी स्किन वगैरह के कारण। अच्छा, तो ओजोन लेयर मोटी कहाँ होती है, पतली कहाँ होती है? ठीक है। तो भाई देखो, ट्रॉपिक्स के ऊपर मोटी रहती है और उसके पोल के ऊपर पतली रहती है ना। लेकिन मोटी क्यों रहती है ट्रॉपिक्स के ऊपर? क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर यूज होते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिक्स के ऊपर ही, है ना। अब एयर कंडीशन से एक गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ओजोन लेयर का क्या होता है? जिसके कारण ओजोन लेयर क्षीण हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो बताओ, हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में एक बड़े ओजोन छिद्र की खोज की है? तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा, ट्रॉपिक रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर क्या खोजा गया है, क्या पाया गया है? एक बहुत बड़ा ओजोन छिद्र पाया गया है, ठीक है ना। तो भाई जहां पे एसी रेफ्रिजरेटर ज्यादा यूज हो रहा है वहीं पे ओजोन लेयर डिप्लीट होगी। अरे समझ में आ रहा है? इतनी पूरी कहानी सुनाया मैंने, समझ में आ गया। चलो बड़े आगे, कौन सी गैस सबसे ज्यादा जवाबदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, है ना। हाइड्रोकार्बन्स की जो गैसेस होती है ये सबसे ज्यादा नुकसानदेयक होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country's former prime minister has died after being shot during an election campaign in Nara? ये भी बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है। जापान, अरे पता है ना, जापान के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है गोली मार के, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है। आप लोग बताओगे, नेताजी अवार्ड भारत देता है दूसरे देश के मिनिस्टर्स को, नेताजी अवार्ड देता है। अवार्ड वाले में पन्ना खोल लो और जाके लिख दो, नेताजी अवार्ड 2022 किस शख्स को दिया गया था? तो ये शिंजो आबे, जिनकी हत्या हो गई बच्चों, शिंजो आबे को दिया गया था, ठीक है ना। एक्स PM ऑफ
जापान। एक्सपीएम ऑफ जापान थे कौन? शिंजो अबे। ठीक है, इनको दिया गया था, क्या दिया गया था? नेताजी अवार्ड। लिख लेना, याद कर लेना, नेताजी अवार्ड 2022 किसको मिला है? शिंजो अबे को ही मिला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री हैज इलेक्टेड टू यूनेस्को पैनल ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर 2022 से 26। चलो सबसे पहले मैं बता दूं ये यूनेस्को क्या होता है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी नहीं पता, यूट्यूब में डली हुई है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो, जाके देख लो, समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है पहले वो बता देता हूं, जिसको भी नहीं पता होगा लिख लेना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो तरीके की बॉडी होती है इसमें, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, इनटेंजिबल को ही क्या बोला जाता है? अमूर्त और मूर्त। ठीक है, अमूर्त मतलब जिसे छू के फिजिकली देखा नहीं जा सकता। क्या नहीं देखा जा सकता? फिजिकली देखा नहीं जा सकता। ठीक है, और टेंजिबल जैसे मैं बोलूं कोई मूर्ति, स्टैच्यूज, कोई साड़ी, ठीक है, कोई पेंटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? टेंजिबल में, जिसे छू के देखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं बोलूं जयपुर सिटी को छू के देख सकते हो, सिटी क्या है भाई? बिलासपुर सिटी को छू के देख सकते हो? नहीं, ऐसी चीजें जिनको छू के नहीं देखा जा सकता, मतलब फिजिकली महसूस नहीं किया जा सकता, वो सब किस में आती है? इनटेंजिबल में आती है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर किस देश को? तो भाई इसका आंसर है भारत को। ठीक है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैंने वहां चीख चीख के याद करवाया हूं पुरानी वीडियोस में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, कितने सदस्य इसके देश हैं, मतलब सॉरी कितने देश इसके सदस्य हैं? मेंबर ना, नाम आप लोगों को याद ही नहीं रखना बेटा, कैसे याद रखोगे? जरा सदस्य की वो देखो, तो सदस्यता कितने देशों की है? 193 देशों की है ना। भारत में कल्चरल साइट कितनी है इसकी? इंडिया में कितनी कल्चरल साइट है? कल्चरल साइट है। तो बच्चों याद रखना, हम अपने आर्ट एंड कल्चर में आपको ज्यादातर यूनेस्को साइट याद करवा देते हैं पूरे देश की, क्या क्या इसके इनटेंजिबल नहीं टेंजिबल वाली सारी चीजें मैं क्लास में ही याद करवाता हूँ। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में, ऑफलाइन बैच में हम ये सारी चीजें क्लास में ही याद करवाते हैं। यूनेस्को के कितने कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मतलब मिला हुआ है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं ये। ठीक है ना, तो सारी टेंजिबल वाली मूर्त वाली चीजें हम क्लास में याद करते हैं। ठीक है, चलो हाल ही में किसको मिला है? कौन सी इंटेंजिबल चीजों को मिला है? तो याद रखना, बंगाल की दुर्गा पूजा है ना, और कुंभ मेला। एक और चीज क्या है? कुंभ मेला। ये दोनों चीज याद रखोगे, इनको क्या मिला है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में हाल ही में एंट्री मिली है। ठीक है, चलो तो ये थे बच्चों आज के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे होगे, लिख रहे होगे और मेरे साथ बोल बोल के पढ़ रहे होगे। ठीक है, सिर्फ ये टाइम दे दिया करो। आप लोग डाउनलोडेड वीडियो देखते हो तो मेरे ख्याल से आधा घंटा लगता होगा, आधे से 1 घंटा करंट अफेयर्स को दे दो। आने वाले एग्जाम्स में 10 में से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग करोगे, गारंटी दे रहा हूं। 10 में से 8 क्वेश्चंस आप लोग करोगे। ठीक है ना, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस इन्हीं क्वेश्चंस का क्या करते जाओ? रिवीजन करते जाओ। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं कल या फिर आज शाम को, एक वीडियोस लेके आएंगे, और तब तक के लिए टेक केयर, है ना।